नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। राहुल गांधी को आज बहुत डांट पड़ी है, कड़ी फटकार पड़ी है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने राहुल गांधी को जबरदस्त बातें सुनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी की क्लास लगाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव तक सबने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गालीबाज इकोसिस्टम को पब्लिकली एक्सपोज किया। क्या राहुल गांधी पर लेकिन इन सब का कुछ असर पड़ेगा? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से नफरत में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के ही मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देता है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है और राहुल चुप हैं, कुछ नहीं कहते? क्या कांग्रेस पार्टी में यह एक नया कल्चर शुरू हुआ है कि नरेंद्र मोदी को गाली दो और राहुल गांधी का आशीर्वाद पाओ? और क्या इसके स्क्रिप्ट राइटर खुद राहुल गांधी हैं? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? 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 नहीं, चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी के लिए राहुल की ऐसी बोली है। प्रधानमंत्री तुम वोट चोर हो। तुम वोट चोर हो। राहुल की ऐसी हताशा, ऐसी निराशा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे तुम वाली भाषा। प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं बोल रहा? एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? राहुल ये नहीं कह रहे, राहुल कह रहे हैं प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? डरपोक है। कैसा प्रधानमंत्री? कैसा आदमी है? मोदी डरपोक है, कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है? राहुल ये शब्द जाने अनजाने में नहीं बोल रहे। राहुल सोच समझकर पूरे होशो हवास में मोदी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक शब्द नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। प्रधानमंत्री वोट चोर है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। नहीं बोल पाया, जीतता है, वोट चोर है। राहुल की हर चुनावी सभा में, हर रोड शो में नरेंद्र मोदी पर ऐसी भाषा का शोर है। दरअसल राहुल का पूरा जोर ही इस बात पर है कि वो हर दिन नरेंद्र मोदी के लिए कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और मोदी को गाली देने वाली इस रेस में राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। इस रेस में प्रियंका से लेकर कांग्रेस पार्टी के सारे छोटे बड़े नेता शामिल हैं। वोट चोर, 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 वोट चोर। सुबह शाम, दिन रात मोदी विरोधी सियासी गुट का यह पूरा इकोसिस्टम इस वक्त एक ही काम कर रहा है, नॉन स्टॉप मोदी पर गालियों की बौछार कर रहा है। राहुल पहले तू पर आए, फिर तुम पर आए, फिर डरपोक पर आए, फिर कैसा प्रधानमंत्री है पर आए, फिर कैसा आदमी है पर आए। और राहुल की देखा देखी कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक करना शुरू कर दिया, चोर चोर बोलना शुरू कर दिया। अब ये पोस्टर देखिए, क्या आप यकीन करेंगे कि यह पोस्टर भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर डाला है? पोस्टर पर लिखा शब्द पढ़िए। कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर के नीचे, उनके नाम के नीचे कैसे कुख्यात वोट चोर जैसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है।
अब इसी पोस्टर के ऊपर लिखे कांग्रेस के नेता का कैप्शन पढ़िए, मोदी से नफरत के चक्कर में शालीनता की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। और ये इकलौता पोस्टर नहीं है। ऐसा लगता है कि इस वक्त कांग्रेस के हैंडल्स पर नरेंद्र मोदी को गाली देने की होड़ मची है। ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस में जो भी नेता भारत के प्रधानमंत्री को सबसे गंदी गाली देगा, वही नेता कांग्रेस पार्टी में सबसे ऊपर जाएगा, राहुल के करीब पहुंचेगा। और इसका लंबा चौड़ा इतिहास है। साल 2024 खत्म होते होते विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप और नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गालियों की संख्या 130 तक पहुंच गई थी। और साल 2025 के अब तक 240 दिनों में कांग्रेस पार्टी की ओर से मोदी विरोधियों की ओर से प्रधानमंत्री को दी गई गालियों की संख्या 150 का आंकड़ा या तो क्रॉस कर चुकी होंगी या क्रॉस करने वाली होंगी। सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई। राहुल हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, बाबा साहब की फोटो लेकर घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक वाली बोली बोलते हैं। हाथ जोड़कर नमन करते हुए वाला फोटो शूट करवाते हैं, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी के लिए डरपोक, कायर, नरेंद्र सरेंडर और इससे भी निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जब राहुल ऐसा बोलते हैं तो उनके साथ काम करने वाले भी वैसी ही भाषा बोलने लगते हैं। उन्हीं नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से एक है ये चेहरा। आरोपों के मुताबिक गले में कांग्रेस का पट्टा लगाए मंच पर खड़ा ये वही शख्स है जिसने बिहार में राहुल की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी थी, प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम का यह आरोपी कांग्रेस से जुड़ा है और पंचर बनाता है, लेकिन अब यह शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस शख्स ने मोदी की दिवंगत मां के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री के लिए जैसी बोली बोली, उसके बाद बीजेपी काफी अग्रेसिव हो गई। बीजेपी के सारे टॉप लीडर्स राहुल पर मिलकर अटैक कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। राहुल की वोट अधिकार यात्रा में मोदी को दी जा रही गाली वाली मात्रा का सच अब देश के सामने आ चुका है। बावजूद इसके कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स क्या पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं आगे मौसम और खराब होने वाला है। इसका मतलब यह है कि मोदी पर टारगेटेड अटैक का यह सिलसिला नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री को दी जा रही गालियों में कांग्रेस का इकोसिस्टम अभी और इजाफा करेगा। जब पार्लियामेंट में वो लोगों को संकोच नहीं है उस भाषा का प्रयोग करने का, तो अगर कोई पब्लिक मीटिंग है तो वहां तो वो करेंगे। तो ये मेरी समझ से ये बड़ा चिंता का विषय। राहुल और उनकी पार्टी ने जब जब मोदी को गाली दी है तब तब उन्हें नुकसान ही हुआ है। इसका लंबा चौड़ा इतिहास भी है। 14 से ही देख लीजिए। 2014 में कांग्रेस ने चाय वाला ताना मारा, नतीजा यह हुआ कि मोदी देश के पीएम बन गए। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने नीच आदमी, चौकीदार चोर है वाला ताना मारा, मोदी दूसरी बार पीएम बन गए। 2024 में कांग्रेस और इंडी अलायंस ने मोदी तू क्या चीज है से लेकर मोदी को जमीन में गाड़ने की धमकी देने तक, रावण से लेकर मोदी को विष और नरेंद्र मोदी मरेगा से लेकर मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी तक, मोदी को पनौती से लेकर धोखेबाज कहने तक, मोदी विरोधियों ने क्या क्या नहीं कहा, नतीजा क्या हुआ, मोदी तीसरी बार पीएम बन गए। और अब बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी के मंच से नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। आज तो पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठियां भांजी गई, जमकर पत्थर चले, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी से बचने के लिए अपने दफ्तर में घुसे, बीजेपी वाले वहां भी पहुंच गए। किसी तरह हालात को काबू में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली देने के मामले को लेकर बीजेपी का विरोध मार्च चल रहा है और ये मार्च देखिए पहुंच गया है। ये मार्च अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच गया है। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ गए हैं। देखिए ये आपस में उलझ पड़े हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये उलझ मारपीट शुरू हो गई है, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है। ये देखिए जबरदस्त हंगामा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने, और जिस झंडे के साथ ही आए हैं उस झंडे के साथ झगड़ा हो रहा है। ये देखिए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में जमकर लाठियां चल रही है। जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर, और ये प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। एक दूसरे पर जमकर लाठियां भाज रहे हैं और दोनों तरफ से लाठियां चल रही हैं, डंडे चल रहे हैं। यहाँ देखिए राहुल गांधी के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। ये देखिए राहुल गांधी का पोस्टर दफ्तर के ठीक सामने, और दूसरी तरफ यहाँ लाठियां भी चल रही हैं, जबरदस्त लाठियां चल रही हैं। पूरा पोस्टर फाड़ दिया गया और यहाँ बिल्कुल
ये मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी को जेल जाना होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये देखिए कांग्रेस दफ्तर के अंदर से पथराव हो रहा है। बीजेपी के दफ्तर से वहां पर पथराव किया जा रहा है और इधर से भी जवाब दिया जा रहा है। फिर एक बार सामने आ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर की तरफ। यहां पुलिस पहले से तैनात थी, बावजूद कुछ भी यहां पर रोका नहीं जा सका। अब पूछिए ना, ये देखिए गेट के सामने पथराव हो रहा है और दूसरी तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर घुस गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के अंदर घुस गए हैं। गाड़ियां लगी हुई हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। शायद ही कभी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है पटना में कांग्रेस दफ्तर में। और ये देखिए पुलिस वाले हथियार लेकर बाहर आ गए हैं। ये कैमरामैन ये दिखाएं, ये गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ये दफ्तर के अंदर जो गाड़ियां लगी हुई थी उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। क्या कह रहे? पिस्टल का है निकाला है, पिस्टल का है निकाला है। राहुल गांधी होश में आओ। पिस्टल का है निकाला है, पिस्टल का है निकाला है। राहुल गांधी मुर्दाबाद। गाली देना बंद करो। नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जो गाली दिया गया है, आज कांग्रेस के बिहार कार्यालय में घुस गए हैं। गेट को बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह से कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला जाए। इसके बाद कांग्रेस ने अपने पूरे इकोसिस्टम को दोबारा एक्टिवेट किया। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर एक एक करके नेशनल और स्टेट लेवल के सारे नेताओं का वीडियो रिकॉर्ड करके फैलाया जाने लगा। यह नैरेटिव देने की कोशिश की गई कि बीजेपी पीएम को दी गई गाली का मुद्दा उठाकर राहुल के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन यहां तो गेम कुछ और ही था और इस गेम को राहुल काफी सोच समझकर लीड कर रहे थे। राहुल जानते हैं कि उनके मन से दी गई मोदी को गाली बिहार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लिए ताबूत में कील का काम करेगा। इसके फौरन बाद कांग्रेस के नेताओं ने यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी को उनकी दिवंगत मां को गाली देने वाला कोई कांग्रेसी नहीं, बीजेपी का एजेंट था। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री को ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। लेकिन किसी व्यक्ति ने भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं मानता हूं कि सभ्य राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। गले में कांग्रेस का पट्टा लगाए मोहम्मद रिजवी और राजा ने मोदी को गाली दी। उसकी गाली पूरे देश ने सुनी, लेकिन आरजेडी के मनोज झा इसमें भी तथाकथित शब्द ढूंढ कर ले आए और मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। गोल पोस्ट बीजेपी के पाले में शिफ्ट कर दिया। क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना? कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई, अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। कांग्रेस और आरजेडी के नेता गालीबाज कांग्रेसी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाल कोई और ही चल रहा है। इस पूरे मामले में गोल पोस्ट शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस सपोर्टर्स के हैंडल पर फेक न्यूज की बरसात शुरू हो गई। हर हैंडल ने मोदी को गाली देने वाले शख्स को बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही उनकी फैलाई फेक न्यूज पकड़ी गई, सबने फौरन अपना अपना पोस्ट डिलीट करना शुरू कर दिया और माफीनामा वाला पोस्ट एक्स पर अपलोड कर दिया।
लेकिन पोस्ट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राहुल भी जानते हैं कि वो फंस गए हैं। मोदी को गाली देना बिहार में कांग्रेस और आरजेडी को भारी पड़ने वाला है। पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, कपूरथला, हिमाचल का कुल्लू, मनाली, चंबा, जम्मू कश्मीर का जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, नगरोटा, बिहार में भागलपुर से लेकर यूपी में प्रयागराज तक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, सब जगह, दिल्ली भी बाढ़ से डूब रही है। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हिंदुस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस पर अगस्त के आखिर में मुसीबत ना आई हो। सितंबर पूरा बाकी है। इस बार मुसीबत ऐसी है जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा रहा है। वो पहाड़ टूट रहे हैं जो 100 साल में नहीं टूटे। चट्टानें वहां खिसक रही हैं जहां कभी चट्टान टूटने की कोई घटना ही नहीं घटी। अगर आप घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं तो बहुत संभलकर, सोचकर बाहर निकलिएगा और पूरी रिपोर्ट जरूर देखिएगा। जहां कभी लैंडस्लाइड नहीं होती, वहां लैंडस्लाइड हो रही है। जहां कभी पत्थर नहीं गिरते, वहां पत्थर गिर रहे हैं। जहां कभी बादल नहीं फटा, वहां बादल फट रहे हैं। जहां कभी बाढ़ नहीं आती, वहां बाढ़ आ रही है। बादल बम बन गया है, बारिश कहर बन गई है, दरिया दर्द बन गया है, पहाड़ खौफ बन गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कुदरत सीरियल अटैक कर रही है। कुदरत के इस बिगड़े बिहेवियर का सबसे बड़ा सैंपल जम्मू है। पिछले 10 दिनों में जम्मू में जो हुआ है वो 115 सालों में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऐसा 1910 के बाद पहली बार हुआ है। इससे पहले का रिकॉर्ड 25 सितंबर 1988 का था, जब 270.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 23 अगस्त 1996 को दर्ज 218.4 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा भी पीछे छूट गया। इस बार अगस्त के महीने में 403.1 मिलीमीटर है, जो अब लगभग एक दिन में ही पूरा हो गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जहां कभी बादल नहीं फटे थे, वहां बादल फट गए। जहां कभी चट्टानें नहीं गिरती, वहां चट्टानें गिर गई। किश्तवाड़ में मचैल माता के मंदिर के रास्ते में बादल फटा, 48 लोगों की मौत हो गई। कठुआ में सहार खाद नाला में इतना पानी आ गया कि बीच से ही पुल टूटकर बह गया। माता वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी में जो सबसे सुरक्षित इलाका था, वहां का पहाड़ टूट गया। 41 लोग दबकर मर गए। सवाल उठ गए कि श्री वैष्णो देवी माता श्राइन बोर्ड की तरफ से भक्तों की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि इंतजाम नहीं था। सच तो यह है कि जिस तरह से इस बार कुदरत का मूड अनएक्सपेक्टेड तरीका दिखा रहा है, उसके सामने तो कोई नहीं टिक रहा है। श्राइन बोर्ड की तरफ से जो बातें बताई गई हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि अर्धकुंवारी में जिस जगह पर पहाड़ टूटा, वहां तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी।
श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की माने तो जिस दिन हादसा हुआ उस दिन तीर्थ यात्रियों को पुराने ट्रैक के सबसे सुरक्षित जगह पर रोका गया था, जहां पहले कभी लैंडस्लाइड की आशंका नहीं थी। तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित मानकर खास तौर पर बनवाया गया था कटरा और अर्धकुंवारी का ताराकोट होते हुए नया ट्रैक, जहां लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरा है, जिसे 24 अगस्त से ही बंद कर दिया गया था। पुराना ट्रैक जो सुरक्षित माना जाता है वो इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास की जगह थी, जो सबसे सुरक्षित जगह थी, लेकिन बादल फटा और 50 मीटर के इस हिस्से में लैंडस्लाइड हो गया। इसकी आशंका किसी को नहीं थी, लेकिन इस वक्त जैसा हो रहा है उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। अचानक से बारिश यमराज बनकर आती है, बादल फटता है, पहाड़ दरकते हैं, पत्थर गिरते हैं और जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। मुश्किल इस बात की है कि जम्मू कश्मीर रीजन में यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। जम्मू के नगरोटा में क्या हुआ है उसका वीडियो सामने आया है। बादल फटा, तवी नदी में उफान आया और फिर क्या हुआ खुद देख लीजिए। बाबा पेड़ देवता का लोहे का ब्रिज है, बहुत मजबूत बना था, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के सामने तिनके की तरह बिखर गया। पानी के प्रवाह की लगातार पड़ रही चोट को पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और आंखों के सामने लोहे का पुल कहां गया पता ही नहीं चला। कहानी सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। जहां जहां पहाड़ हैं वहां सबसे ज्यादा मुसीबत है। उत्तराखंड के पहाड़ नए पहाड़ कहे जाते हैं, उनकी पकड़ कमजोर है। वहां अगर पानी बेहिसाब बरसता है तो सबसे ज्यादा खतरा बन जाता है। धराली और थराली में भी कुदरत की पहेली बड़े बड़े वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आई कि ऐसी तबाही क्यों हो रही है। ताजा ताजा तबाही टेरी के घनसाली में नजर आई है। मौसम बिगड़ा, पानी बेहिसाब बरसा, फिर बादल फट गया। अचानक बुढ़ाकेदार में बादल फटने से गेवाली गांव पर कहर टूट पड़ा। इस तस्वीर में देखिए, पुल के ऊपर लोग खड़े हैं और नीचे अचानक से पानी आ गया। नदी के बगल में जो मकान थे सबको अपने साथ बहा ले गया। पहाड़ से आए मलबे की चपेट में कई मकान और गांव के मंदिर आ गए और कई जानवर मलबे में दब गए। हिमाचल में भी कब बादल फट जाए, कौन सा पहाड़ दरक जाए, किसी को पता नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ में हिमाचल के ओल्ड मनाली के लोग हैं। ओल्ड मनाली में पिछले कुछ घंटों में इतनी बारिश हुई कि मानो मोना लासू नाले में सुनामी आ गई। मोना लासू नाला किस तरह से डरा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर और आवाज सुनकर कोई भी खौफजदा हो जाएगा। एक एक तस्वीर डरा रही है। नाले के बगल में मकान है और नीचे नाला उफान पर है। जो भी उसकी जद में आया उसे पानी बहा ले गया। इस वक्त हम ओल्ड मनाली में मौजूद हैं और यहाँ जो नाला बहता है और आगे जाकर नदी में मिलता है, उसने ओल्ड मनाली में भयंकर तबाही मचाई। अगर आप ये देखेंगे तो ओल्ड मनाली ब्रिज इसको कहा जाता है, जो कि आयरन का ब्रिज है। ये ब्रिज इंटैक्ट है, लेकिन इसका पुश्ता हिलने की वजह से ये ब्रिज नीचे आ गया। इसमें फंसी हुई लकड़ियां बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी ज्यादा आया और उसके बाद यहाँ बड़ा विनाश हुआ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बाजार के किनारे दुकानें हुआ करती थी, नीचे की जमीन गायब हो गई है और अब ये कमरे और मकान ऊपर हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं। इस मकान की स्थिति आप देखेंगे तो ये मकान पूरी तरीके से बेस गायब होने से नीचे की तरफ झुक गया है। लकड़ी का स्ट्रक्चर था, लेकिन अब सारा सामान कोने में इकट्ठा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक कैफे हुआ करता था। पीछे आप अगर देखेंगे तो यहाँ लगभग 20 से 25 फीट या कहें 30 फीट के आसपास की वो चट्टान है, वहां उससे पानी जाकर टकराया और अब इस रास्ते को दोबारा पीडब्ल्यूडी की तरफ से
बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब लोग यहाँ आए हैं और सिर्फ तबाही यही नहीं हुई। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आ पाए तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि पानी की लाइंस टूट गई हैं। सामने ये रिवर म्यूजिक गार्डन कैफे हुआ करता था, उसकी जमीन खिसकने की वजह से पूरा जमीन चली गई है, स्ट्रक्चर बचा है। सिर्फ इतना नहीं है, आप जरा इधर आइए। मेरे कैमरामैन को मैं कहूंगा कि अगर वो इधर आएंगे तो आपको और ज्यादा तबाही दिखाई देगी। यहाँ बड़े स्तर पर घर और होटलों में नुकसान हुआ है। पानी का वेग अभी भी इतना ज्यादा है मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता हो। पीछे आप देखेंगे तो वो एक होटल हुआ करता था, वो बह गया है। जो आप ये छत देख रहे हैं, ग्रीन छत आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये ग्रीन छत एक होटल हुआ करती थी, वो होटल पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। उसके पीछे के 3 से 4 होटल टूटे हैं और होटल ड्रीम रिवर जो लिखा गया था उसके नीचे के पूरे हिस्से में ये तबाही हुई है। हिमाचल में व्यास नदी और दूसरी पहाड़ी नदियों में कब अचानक से पानी आ जाता है, कब ये तबाही का रूप ले लेती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तस्वीरें आपने देखी होंगी जब व्यास नदी ने मनाली और ओल्ड मनाली में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इंडिया टीवी की टीम जब पहुंची तो नदी तो शांत दिख रही थी लेकिन तबाही छोड़ गई थी। आप आगे बढ़ते हैं तो यहां से 24 किलोमीटर दूर अटल टनल पड़ती है और 426 किलोमीटर दूर लेह पड़ता है। लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली से पहले तो कटा ही हुआ है, लेकिन मनाली से आप आगे बढ़ने लगते हैं तो यहां से गायब हो गया है। और यहां किस स्तर की तबाही हुई है या नुकसान हुआ है और उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ब्यास नदी जो उफनती हुई आपको दिखाई दे रही है वो अपना रास्ता छोड़कर सीधे इस हाईवे से टकरा गई। यहां अगर आप देखेंगे तो नदी इस वक्त हाईवे से, आप वहीं रहिएगा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो रिस्क ना लें। नदी इस हाईवे से लगभग 60 से 70 फीट नीचे बह रही है और इन चट्टानों को तोड़ते हुए, उस पिलर को या कहें कि उस सपोर्ट को तोड़ते हुए ये नदी यहां इस रास्ते में घुसी और यहां की सारी जमीन को नीचे से निकाल लिया। नतीजा ये कि ये नेशनल हाईवे यहां गायब हो गया। ऐसा ही इससे 2 कदम आगे भी है और ऐसा ही 1 कदम पीछे भी है। लेकिन वहां हम पैदल आ सकते थे, लेकिन यहां इससे आगे जाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। और अगर हम आपको आगे के हालात दिखाने के लिए जाएंगे तो आप ये देखिए, इधर आपको ये पहाड़ पार करके उस तरफ उतरना होगा और इसी पहाड़ के पार उस तरफ नदी किनारे वो शेरे पंजाब होटल है जिसकी बहती हुई तस्वीरें सबके मोबाइल में पहुंची। और अब ऐसी खबरें जिनके वीडियोस काफी चर्चा में हैं, आइए देखते हैं एक्शन रिप्ले। अरे वीडियो बना रही हूं मैं। वीडियो आगे चल जा बना। हाँ। भैया। ओ छोरा। हाँ, रुकने में ना आ रहा। रुकने में ना आ रहा। रुकने में ना आ रहा। खेत ही जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। 2 गुट आमने सामने आ गए, दनादन लाठी डंडे चलने लगे। एक तरफ प्रदीप एंड ग्रुप है तो दूसरा दुर्गपाल एंड कंपनी है। दोनों के लड़ाकों के बीच तड़ातड़ थप्पड़ मुक्के बरसने लगे। जिसके हाथ में जो आया लेकर जंगे मैदान में कूद पड़ा। न आओ देखा न ताओ, बस सामने वालों पर लगा लठ बजाने। करीब आधे घंटे तक खेत में जमकर लाठियां चली। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां दाऊदपुर में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मैटर कोर्ट में है, लेकिन जमीन पर काबिज प्रदीप ने खेत में कपास लगा रखी थी। तभी दूसरा गुट फसल उखाड़ने पहुंच गया। इसके बाद सामने वाला पक्ष रोकने पहुंच गया। इसके बाद जमकर मारपीट हुई।
पुलिस ने दोनों गुटों के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। सरे बाजार मारधाड़ हो रही है। एक शख्स पर थप्पड़ और मुक्कों की बरसात हो रही है। बुरी तरह से उसको पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें एमपी के उज्जैन की है, जहां महाकाल मंदिर के पास एक शख्स पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। होटल संचालक 2 भाइयों पर एक चूड़ी बेचने वाले पर अटैक करने का आरोप है। दरअसल शख्स पर हमले की वजह उसका चचेरा भाई प्रकाश है, जो महाकाल घाटी पर एक होटल में काम करता है। जो काम पर देरी से पहुंचा तो होटल संचालक भाइयों ने उसके साथ मारपीट की। पता लगने पर योगेश मामला सुलझाने गया था। उस वक्त मामला शांत हो गया और योगेश अपनी दुकान पर लौट आया, लेकिन इसी से नाराज होटल चलाने वाले दोनों भाइयों ने दुकान पर जाकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। कार के बोनेट पर एक शख्स लटका है, लेकिन कार सवार तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा है। रोड पर अचानक से कार सवार ब्रेक लगाता है और फिर बोनेट पर लटक कर नीचे उतर जाता है। ये तस्वीरें एमपी के रीवा की है और जिस शख्स को गाड़ी के बोनेट पर लटकाकर घसीटा जा रहा है वो एक पुलिसकर्मी है। दरअसल शाहपुर चौकी में तैनात कांस्टेबल अतुल पांडे अपने निजी काम से रीवा बाजार गए थे। वापस घर जाते वक्त 4 व्हीलर गाड़ी में टक्कर मारने की बात पर विवाद हो गया। पहले झड़प हुई, फिर गाड़ी वाले ने कांस्टेबल को बोनट पर लटकाकर काफी दूर तक तेज रफ्तार में कार चलाई। सिपाही ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। मौके से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आदमी भागने में सफल रहा। दोनों आरोपियों को थाना सिविल लाइन लाया गया। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है।